हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में चैप्टर रासायनिक बलगत की कुछ क्वेश्चन और आंकिक प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आप हमारा, अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वे शून्य शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। तो पहले अपक्रिया की कोटि क्या है? अपक्रिया की कोटि कोई भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है वह अपक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है तो वह अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अब शून्य अपक्रिया कोटि 4 प्रकार की होती है: शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। अपक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। अब यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है? तो अपक्रिया का वेग अगर एक भी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर ना करे। अपक्रिया का वेग एक भी, ठीक है, एक भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, ठीक है, तो वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। एक फैक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मेथेन का क्लोरीनीकरण, जिसको हम लोग हैलोजनीकरण भी कहते हैं, होता है। यहाँ पर HCl निकल जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। ये आपका H इंटू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। यहाँ पर भी आप सूर्य का प्रकाश दिखा सकते हैं और 2HCl बना सकते हैं। ये दोनों आपके शून्य कोटि की अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आप परिभाषा और अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा मेन काम है कि शून्य कोटि की अपक्रिया का जो व्यंजक होगा वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक का व्यंजक आप हेडिंग डाल सकते हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। जैसा ये लिखा है यहाँ पर, इतनी ये हेडिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। पेपर में आप हेडिंग डाल के ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा? वेग स्थिरांक का व्यंजक में माना कोई शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया अपक्रिया निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर एक शून्य कोटि की अपक्रिया मान लेंगे जो कि इस प्रकार है: A इज इक्वल टू उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट। यहाँ पर ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, A इज इक्वल टू उत्पाद। देखिए अब यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया है तो अपक्रिया का वेग मतलब अपक्रिया की दर, ठीक है। अपक्रिया की दर क्या होती है? एकांक समय में परिवर्तित अपकारक पदार्थ की सांद्रता अपक्रिया की दर कहलाती है। ये सबको पता होगा, अपक्रिया का वेग कहलाती है। तो अब यहाँ पर क्या है? ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया है तो इसका अपक्रिया की दर एक भी अपकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ये आपका अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग
अब एक भी अपकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये आपका यहाँ पर अपकारक क्या है, ए है, और एक भी नहीं करेगा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब वेग है। अब यहाँ पर अपक्रिया वेग क्या होता है, dx/dt, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k, जो कि क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी 0 है तो इसकी मीन्स 1 हो गया, तो k आ गया, इतना आपका बराबर क्या हो गया, k ही आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां आपका मैंने क्या किया, देखिए a की पावर 0 बराबर आपका यहाँ पर 1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब के क्या है, के है आपका वेग स्थिरांक, यहाँ पर के क्या है, के आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसको कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं अपक्रिया का वेग स्थिरांक। अब शून्य कोटि के लिए है तो शून्य कोटि के लिए अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हम समीकरण 1 का समाकलन करा लेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर अगर हम इसका समाकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए dx/dt है और के है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए पहले। ठीक है, dx इक्वल टू के इंटू डी टी, इस तरीके से कराइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मानिए आप, dx समाकलन कराइए, और k कांस्टेंट है तो k का होगा नहीं, तो dt का कराइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए dx का समाकलन, या समाकलन के फॉर्मूले जरूर आप याद रखिएगा। dx का समाकलन क्या होता है आपका, x होता है। ठीक है, और dt का क्या होता है, t होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लिख दूं, dt का क्या होगा आपका, t होता है, तो t हो जाएगा। इस तरीके से कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx का समाकलन x और k, और यहाँ पर t का आपका t हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा, x/t हो जाएगा। ये आपका शून्य कोटि के लिए अपक्रिया का वेग स्थिरांक आ गया। ठीक है, अब कह रहा है मात्रक, तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे। अब जो अपक्रिया का ये जो क्या है, ये मोल प्रति लीटर में सांद्रता है, जो x है ये क्या है, मोल प्रति लीटर में सांद्रता है। तो x का जो मात्रक हो जाएगा वो होगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब k का मात्रक है, निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, या नीचे से लिख लीजिए आप, यहाँ पर k का मात्रक, वेग स्थिरांक का k का मात्रक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, शून्य कोटि के लिए मात्रक ये विकल्प में हर साल लगभग लगभग पूछा गया है। तो यहाँ पर k का मात्रक इक्वल टू x का मात्रक क्या रखेंगे, मोल प्रति लीटर, क्या रखेंगे, मोल प्रति लीटर, और अपॉन ये समय आपका सेकेंड रख देंगे। तो अब लीटर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है, प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अब विकल्प में कभी कभी क्या करता है कि ये इस तरीके से लिख देता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है, -1 ऊपर पावर इंटू सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए मात्रक हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या किए हम लोग। अब यहाँ पर तो अब देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। माना कोई शून्य कोटि की अपक्रिया संपन्न हो रही है, ए इज इक्वल टू उत्पाद, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो अपक्रिया का वेग एक भी अपकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो अपक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर 0, यहाँ पर इसका सेंस ये है कि एक भी अपकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, और ए 0 का मान 1 रखेंगे तो 1 का के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो के ही हो जाएगा। हम यहाँ पर देखिए, या तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए,
ठीक है, या तो हम इसको समीकरण 1 मान लें नीचे वाले को, तो हम अब समीकरण 1 का क्या करा देंगे, समाकलन करा देंगे इस तरीके से लिखकर। ठीक है, इस तरीके से लिखकर हम क्या करेंगे, समाकलन करा देंगे। और जब हम समाकलन कराएंगे तो dx का समाकलन x होता है, dt का समाकलन t हो जाएगा, और आपका ये k बराबर x अपॉन टी आपका आ जाएगा। मात्रक मैंने बता दिया, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, या मोल इंटू सेकेंड, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये ध्यान रखना है। तो ये मात्रक हो गया। अपक्रिया की कोटि आप समझ ही गए हो। किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग, किसका, अपक्रिया का वेग, इस तरीके से आप याद करिएगा, अपक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, वही क्या कहलाती है, आपकी अपक्रिया का वेग कहलाती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका शून्य कोटि की अपक्रिया एक भी अपकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अपक्रिया एक अपकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है अपक्रिया का वेग। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है आपका ये, अब जो अगला प्रश्न है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, अगर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इस चैप्टर से भैया यही आता ही है, मतलब यही टॉपिक से ही सब कुछ आता है। या तो थ्योरी आएगी 2 नंबर की। अब देखिए इसमें क्या हुआ है इस साल। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए और इन अपक्रियाओं के 2 लक्षण लिखिए। तो देखिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक जैसे यहाँ पर पूछा है, लेकिन यहाँ पर व्यंजक भी हम लोग प्राप्त करेंगे, और ये प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट। अब इस प्रश्न से आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, और कभी कभी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक भी पूछ लेता है, व्यंजक भी पूछ लेता है। तो अब चलते हैं हम लोग, माना व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो माना निम्न प्रथम कोटि की अपक्रिया, माना या कोई लिख सकते हो, निम्न प्रथम कोटि की अपक्रिया इस प्रकार है, प्रकार है। अब किस प्रकार है, ए इज इक्वल टू उत्पाद, मतलब की प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रारंभ में इस अपक्रिया की सांद्रता, मतलब अपकारक की सांद्रता, प्रारंभ में सांद्रता इसकी ए, इसकी 0 मान लेंगे। अब टी समय बाद, टी समय, अब टी समय बाद सांद्रता, अब देखिए इसकी जो ए है, अब कुछ देर बाद तो ये प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाएगा, अर्थात इसकी सांद्रता में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब परिवर्तन होना सांद्रता में शुरू हो जाएगा, तो अब मान चलिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन x हो गया है, परिवर्तित सांद्रता, और शेष कितनी बचेगी, a माइनस एक्स बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपक्रिया, अपक्रिया वेग प्रोपोर्शनल ए। अब देखिए यहाँ पर ये शून्य कोटि की अपक्रिया नहीं है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो इसीलिए अपक्रिया का वेग ए पर निर्भर करेगा, मतलब एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो अपक्रिया वेग क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी अपक्रिया वेग है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। और ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे क्या, शेष सांद्रता, जो कि हमारी बची है ए माइनस एक्स। ठीक है, ये आप लोग जान गए। अब अगर हम लोग बात करें नीचे से, नीचे इसके चलेंगे, तो अगर हम लोग बात करें तो डी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कराएंगे समीकरण 1 का समाकलन। क्या कराएंगे, समीकरण
समीकरण 1 का समाकलन करने पर। अब समीकरण 1 का अगर हम लोग समाकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के और यहाँ पर dt, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग वैसे देखा जाए तो इसका जो समाकलन का जो फॉर्मूला है, ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ dx अपॉन a माइनस एक्स का जो समाकलन हम लोग कराएंगे तो समाकलन हो जाएगा माइनस लॉग बेस e, ठीक है। यहाँ पर n आएगा a माइनस एक्स। अगर हम लोग इसको बेस ई n को हटाना चाहें, यहाँ पर n आएगा, तो उसके लिए हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी -2 मतलब ये माइनस रहेगा ही रहेगा 2.303 और a माइनस लॉग a माइनस एक्स। तो मैं क्या आपसे कहूँगा कि आप इतना ताम झाम में ना फंसकर आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग dx अपॉन a माइनस एक्स का अगर समाकलन कराएंगे तो आपका आएगा -2.303 लॉग a माइनस एक्स। ध्यान रखना है, अगर आप इस पार्ट को याद रखने में कामयाब हो गए तो आप डेरिवेशन 100% पेपर में कर ले जाओगे, ठीक है, 100% कर ले जाओगे। फिर से सुनिए, dx अपॉन a माइनस एक्स का आपको ये याद ही रखना है, इतनी चीज याद रखना है बस केवल पूरे डेरिवेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका समाकलन कराएंगे dx अपॉन a माइनस एक्स का तो क्या हो जाएगा -2.303, ठीक है, और लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब डी टी का समाकलन आपको ऊपर बता चुका हूँ t, और प्लस ये आपका हो जाएगा c। अब यहाँ पर c क्या है, ये भैया है समाकलन कांस्टेंट, मतलब कि आपका c है इज इक्वल टू समाकलन नीतांक, जिसको हम लोग कहेंगे स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक इसको लिख देंगे। तो अब हम लोग यदि क्या करें, यदि यहाँ पर यदि t बराबर 0, यदि t बराबर 0 तो आपका x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर समय 0 है तो आपका जो आपकी अब जो सांद्रता में परिवर्तन है आप कारक के, वो भी क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। तो अब ये समीकरण आप इसको मानिए 3, वो सॉरी हाँ समीकरण 2। तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में मान रख दीजिए, क्या है मान -2.303 लॉग, अब a x की वैल्यू 0 है तो आपका घट जाएगा तो a ही आएगा, के और t की वैल्यू भी क्या है 0 है, t की वैल्यू भी क्या है 0 प्लस c। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू आ जाएगी, जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, c बराबर आपका, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग -2.303 लॉग a, इतनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a माइनस 0 है, 0 में से a जाएगा तो a ही बचेगा, इतना आ गया। अब आप इसको अगर चाहें तो समीकरण तीसरा मान सकते हैं, नहीं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखिए समीकरण, चलिए मान लीजिए समीकरण 3। तो अब जब समीकरण 3 है, c की वैल्यू आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, c का मान समीकरण अब क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण जो 2 में मान रख देंगे सी का, तो वहां पर जो ये क्या है प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समीकरण 2 आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, -2.303 लॉग a माइनस एक्स बराबर के इंटू टी माइनस 2.303 लॉग a, लॉग
आपका क्या हो जाएगा, log a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पद हैं आपके, ये एक साइड ले लेंगे, रख लेंगे, और यहाँ पर हम लोग के का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और रह गया है, बस ये सबसे आसान तरीका है डेरिवेशन करने का, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है, ये कोई किसी किताब का नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस वाले पद को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2.303 log a लिख लेंगे, और ये माइनस का है हमारा पद, ये वाला, तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 2.303 और log क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, कौन सा, log n माइनस log m का। ठीक है, जो इस प्रकार हो जाएगा, बराबर log n अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो n है वो ये वाला पद है, जो n है हमारा वो ये वाला पद है log n, और जो आपका log m है वो ये वाला पद है। तो हम लोग इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, रुकिए जरा, ये हमारा पद इस तरीके से लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log n अपॉन m, तो हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, अब चलते हैं आगे। तो अब ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा k बराबर, मतलब के टी बराबर, इसको ऐसा लिखेंगे कि इधर से के टी बराबर यहाँ पर 2.303 log और a अपॉन a माइनस एक्स हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 2.30 थोड़ा सा नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303। ठीक है, log, अब a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन ये t नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेग स्थिरांक का समीकरण। ठीक है, किसके लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अब यहाँ पर a क्या है, a है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और a माइनस एक्स क्या है, शेष सांद्रता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, शेष सांद्रता है। अब ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, इस चैप्टर के पूरे यूपी बोर्ड में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके मात्रक की ओर। अब देखिए जो A है ये सांद्रता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ये भी आपकी सांद्रता है, इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर ही हो जाएगा, मतलब A का मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर। तो K का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो K का मात्रक हो जाएगा 1/सेकेंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स से, ये ध्यान रखना है। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपका क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। तो चलिए, मैंने आपको शून्य कोटि की अपक्रिया का व्यंजक प्राप्त करा दिया वेग स्थिरांक का, और प्रथम कोटि की अपक्रिया का भी करा दिया। एक बार हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक जल्दी से, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग देखते हैं, तो आप लोगों को याद दिला दूं मैं सारी चीजें। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया, ठीक है, माना कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया A इज इक्वल टू उत्पाद ये संपन्न हो रही है। प्रारंभ में सांद्रता A की मान लेंगी A और उत्पाद की मान लेंगे 0। t समय बाद सांद्रता शेष बचेगी A माइनस एक्स और इसकी बचेगी x। अपक्रिया का वेग आप लोग जानते हैं ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो इसलिए A पर निर्भर करेगी, और अपक्रिया वेग dx अपॉन dt होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक है, ये आपको पहले भी मैं लिख चुका हूँ।
स्थिरांक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x वाला पद नीचे और टी ऊपर आ जाएगा। मान लेंगे समीकरण 1। अब जब समीकरण यहाँ पर 1 मान लिया हमने, तो अब आपका क्या बचेगा, का हम लोग करा देंगे समाकलन। अब यहाँ पर आपका क्या है, सारा खेला यही है भाई साहब, जितना भी खेला है वो यहीं पर है, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का अगर समाकलन कराएंगे तो डायरेक्ट आप यही याद रखिए, बस देश दुनिया की बातों में मत पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। इसका डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन माइनस 2.303 लॉग ए माइनस एक्स, और ये आपका बराबर के इंटू टी प्लस सी, ये आपका हो जाएगा। सी यहाँ पर समाकलन कांस्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि टी क्या करें, टी को हमें इतना सूक्ष्म मान लें कि लगभग 0 के बराबर ही मान ले, तो हमारे सांता में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब समीकरण हम लोग तो में टी और एक्स का मान रख देंगे, तो सी का मान हमको निकल के आ जाएगा। सी का मान कितना निकल के आ जाएगा, सी बराबर माइनस 2.303 लॉग ए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम सी का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, और इसके बाद आपका ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, और समीकरण को हम लोग प्रूव कर लेंगे। अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए पहले ही आप लोगों को समीकरण जरूर याद होना चाहिए कि हमको आंसर क्या लाना है। मतलब आपको ये फॉर्मूला पहले ही पता होना चाहिए कि के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये पहले ही याद होना चाहिए, तब आपको ये प्रूव करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, इसके सवाल सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल। कुछ सवाल महत्वपूर्ण है, इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, कुछ सवाल इसी वीडियो में रहेंगे और कुछ सवाल आपके अगले वीडियो में रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल को पहले समझते हैं क्या कह रहा है। और देखिए सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए केमिस्ट्री में आप लोगों के 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जहां से सवाल आपके आने वाले हैं, केवल और केवल 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल आपके आने वाले हैं। एक तो आपका विलयन चैप्टर है, दूसरा आपका वैद्युत रसायन है, तीसरा आपका रासायनिक बलगत है, और इनसे ही सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। और देखिए पेपर में आपके कम से कम देखिए, अधिक से अधिक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम आपके 8 नंबर के सवाल जरूर आएंगे पेपर में। ये यूपी बोर्ड का एक एम है, मतलब ये सिलेबस में दिया ही है कि वो कम से कम आपको 8 नंबर के सवाल जरूर देगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को, कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय, मतलब कि इतने भाग में जितना समय पूर्ण होने में लगता है, अर्ध अपक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का दुगना है। मतलब जब हम उसी अपक्रिया का आधा भाग पूर्ण करते हैं और जितना हमको समय लगता है उसका दुगने के बराबर है। मतलब कि अगर मान चलिए कि इसको क्या करते हैं, अर्ध अपक्रिया जो है, देखिए सुनिए पहले, अब अपक्रिया जो अर्ध अपक्रिया है उसको मान चलिए पूर्ण होने में समय लगता है आधा ही, मतलब टी हाफ समय लगता है। कितना लगता है, टी हाफ। इसको सही से लिख दें थोड़ा सा, जैसे कोई अर्ध अपक्रिया है उसको अपक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, मान चलिए टी हाफ लगता है, 1/2, ठीक है। कितना लगता है, टी हाफ लगता है। तो अब इसका अगर दुगना कर दें, इसका टी हाफ को दुगना कर दें, तो हमको ये जो 3/4 भाग अपक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सवाल मेरी, अब मुझे नहीं लगता कि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत है। मतलब अर्ध अपक्रिया में जो समय लगता है उसका अगर हम लोग दुगना कर दें, कोई भी अपक्रिया है, जैसे मान चलिए कोई अपक्रिया 100% पूरी होना 100% होती है, तो 50% उसका अर्ध आधा माना जाएगा, और 50% उस अपक्रिया को पूर्ण करने में जो समय लगेगा, मान के चलिए कि टी हाफ लग रहा है, टी हाफ लग रहा है, और इसका हम दुगना कर दें, तो इसका दुगना किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 भाग अपक्रिया को लगे समय के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको लिखा है, यही आपको प्रूव करना है। तो सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सवाल को लगाएंगे कैसे। सबसे पहली बात तो आपको इम्पोर्टेंट ये बता दूं कि इसमें आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक ही लगेगा,
क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कहा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो के बराबर आपका 2.303 बटा टी और लॉग ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये है भैया आपका सवाल। अब हम लोग इसमें ये जो फॉर्मूला है वो लगने वाला है। अब हम मान लेंगे, इसमें मानेंगे कि पहले देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि आधा भाग के लिए अपक्रिया को प्रूव करते हैं कि आधा भाग मतलब कि कितना समय लगेगा, वो टी बराबर हम लोग उसमें रख लेंगे फिर। ठीक है, तो पहले आधे भाग के लिए मान चलिए कि आपका यहाँ पर क्या है कि टी बराबर माना, आधे भाग के लिए टी बराबर है आपका, टी बराबर टी हाफ। ठीक है, और ए आपका एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए आधा भाग पूर्ण होने में तो एक्स बराबर शेष रह, आधी अपक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ए बराबर हम लोग मान लेंगे, मतलब एक्स बराबर मान लेंगे ए बाई टू, सॉरी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। मतलब सांद्रता में परिवर्तन, या आप कह सकते हो कि अगर हम लोग ए बराबर ए माने तो अब आधी सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। तो अब ए माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ पर ए और ए एक्स का मान कितना, ए बाई टू हो जाएगा। आपका इस हिसाब से कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए बाई टू ही आ जाएगा। क्यों, आपका कितना बचेगा, ए बाई टू ही बचेगा। ये देखिए, तो अब हम लोग टी हाफ निकाल लेते हैं। पहले पहले क्या करते हैं, टी हाफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 बना लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3/4 भाग के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आधे भाग के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधे भाग के लिए आपको समझ में आ गया कि क्या करना। देखिए प्रारंभ में उसकी सांद्रता हमने मानी एक्स, अब मतलब ए बराबर आपका क्या माना हमने, ए ही माना। अब इसके बाद इसका आधा भाग पूर्ण होने में जो समय लगता है हमने माना है टी हाफ, तो आधा भाग कितना हो जाएगा ए का, ए माइनस एक्स, जो कि आपकी एक्स की सांद्रता है, जिसे हम लोग परिवर्तित सांद्रता कहते हैं। अब ये आपका शेष कितना बचा, ए माइनस एक्स निकाल लेंगे फिर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग, के बराबर क्या हो जाएगा, के 2.303 बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी की जगह हमने क्या माना, टी हाफ, क्योंकि आधा समय लग रहा है, लॉग, अब ए की जगह आपका ए है और ए माइनस एक्स की जगह आपका ए बाई टू है, तो यहाँ पर ए बाई टू रखेंगे तो टू आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं, के इजुकल टू, ध्यान दीजिएगा, के इजुकल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, अपॉन टी हाफ लॉग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a, ए से कैंसिल तो लॉग 2 बचा। ठीक है, ए से ए कैंसिल तो लॉग 2 बचेगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। देखिए मैंने यही मान लिया है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो लॉग, मतलब खाली 2 बचेगा, लॉग 2, तो ये समीकरण आपका मान लिया 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब अपक्रिया को क्या करना है, जब समय हमारा मतलब क्या करना है, 3/4 अपक्रिया पूर्ण होने के लिए निकालना है, तब हम जैसे अब यहाँ पर माना था ना, पुनः आप यहाँ मानेंगे, पुनः टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टी बराबर आप मान लीजिए 3/4। अब यहाँ ए बराबर आपको ए ही माना है, तो आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 3a अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3/4वां भाग इसका पूर्ण होगा, इसका ए का ही, समझ गए, 3/4वां भाग मतलब चौथा भाग आपका, ये ध्यान रखना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका क्या होगा, यहाँ पर ए माइनस एक्स बराबर, आप मान रख देंगे आपका ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू आपका ए ही है और एक्स की वैल्यू कितना, 3a/4, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका ए बाई 4 ही बचेगा। नीचे देख लेते हैं, नीचे ही लगा लेते हैं। तो अब और अगर हम लोग बात करें तो अब के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर आपका भाई 2.3
303 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। अब टी की वैल्यू जो रखेंगे हम लोग वो रखेंगे आपका ये 3/4, ठीक है, लॉग। अब आपका क्या होगा, ए की वैल्यू है ए, अब ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है a/4, तो ये फिर से आपका 4 ऊपर जाएगा, ए से कट जाएगा, तो जब ए से कट जाएगा तो ये आपका समीकरण आपका फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इजिकल टू 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग। अब यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है, ये क्या हो गया लॉग 4 हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो log 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी अभी हम समीकरण इसको 2 नहीं मान सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो log 4 को हम लोग यहाँ पर 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 को थोड़ा समझिए आप लोग। हम log 4 को देखिए यहाँ पर क्या होगा log, अब इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा किस तरीके से हो जाएगा, रुकिए रुकिए अभी रुकिए रुकिए रुकिए, रुक जाइए। हम इस log 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और जो कि हमारा हो जाएगा 2 log 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम log 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, हम लोग लिख लेंगे भैया। अब हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर यहाँ पर नीचे यहीं से देखेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी 3/4, और log 2 को हम लोग क्या, log 4 को क्या लिखेंगे 2 log 2, कितना लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करा देंगे। तो देखिए इसमें देखेंगे तो बहुत से पार्ट आपके कट जाएंगे। जैसे अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो समीकरण 1 है उसमें के की वैल्यू यहाँ रख दें। यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से, जब समीकरण 1 व 2 को अगर हम लोग तुलना कराएंगे तो वहाँ पर क्या था आपका 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है, log 2 बराबर यहाँ पर क्या है 2.303 अपॉन टी 3/4 और 2 log 2, ठीक है। देखिए log 2 से ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा 2 अपॉन टी 3/4 बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन टी हाफ, और ये बचेगा 2 3/4। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा टी 3/4 इजिकल टू 2 टी हाफ। ये आपका प्रूफ होके आ गया। यही हमारा सवाल में कह रहा था। तो पहले हमने देखिए सवाल की हिंट समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया कि टी हाफ की वैल्यू निकाली, टी हाफ समय को क्या मान लिया अर्धायु काल उसमें कहा है, तो टी हाफ निकाला। तो पहले देखिए शांता हमने ए बराबर ए ही मानी और एक्स बराबर इसकी हाफ मान ली, क्योंकि हाफ समय लग रहा है, हमने समय को हाफ माना है इसलिए इसकी हाफ मान ली। तब हमने ए माइनस एक्स निकाल लिया। तो पहला समीकरण हमने यहाँ से बनाया, इस इन टॉपिकों से पहला समीकरण बनाया, ठीक है। और दूसरा समीकरण बनाने के लिए केवल हमने परिवर्तन क्या किया, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वहां पर हो गया 3a/4 हो गया, फिर वहां से निकाल के दूसरा समीकरण बनाया, दोनों समीकरणों की तुलना कर दी। बड़ा सिंपल है सवाल, बस आपको समझने की देरी है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल, देखिए टी हाफ, अर्धायु काल क्या होता है टी हाफ, टी में या आप कह सकते हो कोई भी अपक्रिया के अभिकारक की सांद्रता में आधा परिवर्तन जितने समय पर हो जाएगा वही क्या है आपकी अर्धायु काल है, ठीक है। आधी अपक्रिया संपन्न हो जाएगी तो आपकी अर्धायु काल कहलाएगी टी हाफ। तो यहाँ पर टी हाफ का समय दिया हुआ है 60 मिनट, ठीक है।
टी हाफ का समय क्या दिया हुआ है, 60 मिनट दिया है। कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण होगी, तो आपको 90% अपक्रिया पूर्ण होने में समय निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टी हाफ बराबर इसमें दिया हुआ टी, देखिए इस टाइप के सवालों में जहां पर टी हाफ दिया हुआ अर्धायु काल दिया हो, तो पहले देखिए वेग स्थिरांक और टी हाफ में जो संबंध होता है वो के बराबर मैं आपको अभी प्रूव करा दूंगा, जो है दूसरी वीडियो में या इसी वीडियो में आपको प्रूव करा दूंगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा। टी हाफ बराबर के बराबर आपका होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये आपका 1/2 ये टी हाफ और वेग स्थिरांक का रिलेशन का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपक्रिया में क्या दिया हुआ, टी हाफ बराबर क्या दिया है, 60 मिनट आपका दिया हुआ, तो ये नोट कर लेंगे, टी हाफ बराबर आपका 60 मिनट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि कोई अपक्रिया है, ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, यही वाला फॉर्मूला लगाएं, के बराबर, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना है, के बराबर आपका वैल्यू निकाल लेना, कौन सा, 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू आपका कितना दिया है, 60, तो ये आपका हो जाएगा। इसको आप चाहे मान लीजिए समीकरण 1, चाहे आप केवल के बराबर माने रहिए, समीकरण चलिए 1 ही मान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो आगे अपक्रिया में कहा है कि कितने मिनट में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो अब इस स्थिति में अब यहाँ पर आपको ये तो हो गया, अब स्थिति में माना अपक्रिया जो है 100% है, ठीक है, तो x बराबर, जब भी परसेंटेज की बात आए तो वहां पर आपको उसका क्या मान लेना, x मान लेना है, कि जो भी परसेंटेज आपका दिए रहे वो x है। ठीक है, मतलब इतने परसेंट पूर्ण हो गई है तो शेष आपको मिल जाएगा वहां पर, तो पूर्ण हो गई है कितना, तो a माइनस एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपका 100 माइनस 90, तो ये आपका 10 आपका बचेगा शेष a माइनस एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सवाल यहीं पर लगाते हैं। अब सवाल के बराबर आपको फार्मूला, के बराबर क्या हो जाएगा, वही प्रथम कोटि की अपक्रिया का 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो के की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से, के की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर ये आपका ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो समीकरण 1 से या आप ऐसा लिख सकते हो मान रखने पर 1 से, चलिए तो आपका क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 60, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए फिर से यहाँ पर टी की वैल्यू तो वो 60, वो सॉरी, अब ये टी के वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, ये ध्यान रखना है, ये टी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये जो 60 है वो टी हाफ का मान है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी और लॉग, अब आपका ये 100 अपॉन ये क्या है 10, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से 0, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, log 10, और log 10 की वैल्यू आपको याद रखना है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के log 10 यहाँ पर बन जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 रख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.303 और इंटू 60 मतलब कि 16, अब ये क्या हो जाएगा, नीचे आपका ये वाला पद नीचे आ जाएगा, तो 0.693, अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 199 पॉइंट कुछ मिनट आपका आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ये आप सॉल्व करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात देखिए यहाँ पर इसको काट देना है, ये काट दो दशमलव, ये दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, भाग देना है, 60 से गुणा करा। आज लगभग 12-1 बजे तक या शाम तक आपको मिल जाएगा, और उसमें फिर इसके बाद तुरंत आपको बिलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। एक वीडियो में आपको पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना, क्या कैसा क्या पेपर में क्या आएगा, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें जैसे फिजिक्स में आप लोगों को एक वीडियो बताया गया था, उसी तरीके से कुछ आप लोगों को केमिस्ट्री में एक वीडियो आपको बना के पूरा उसको हम मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लें, ये ध्यान रखें।
ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको